मैं डॉक्टर बिलाल मसूद हूँ और ये क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने दो सवालात इंट्रोड्यूस किए थे। एक ये कि डॉट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेजरमेंट्स आप कह लें उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक डॉट कैसा है, और एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कौन किस जगह डॉट ज़्यादा है, किस जगह डॉट्स कम हैं। ठीक है, अब अगर तो ये डॉट्स पैदा हुए हैं बुलेट्स से, तो फिर जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के शुरू में कहा था, बुलेट सिर्फ डेली लाइफ की चीज़ है और डेली लाइफ के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप क्लासिकल मैकेनिक्स से भी काम चला सकते हैं और आपके जवाब होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि नेक्स्ट दो लेक्चर में है दो वीडियोस में है, अगर यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के साथ किया जाए तो फिर डॉट्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेरिमेंट से अगर आप लें तो फिर सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स ही ठीक बताएगी आज की साइंस के मुताबिक कि डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगी, कहाँ डॉट ज़्यादा होंगे, कहाँ कम होंगे। और क्वांटम मैथ्स ये काम ऐसे करेगी कि जिस जगह के एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जिसका नाम है, जिसको कहते हैं वेव इक्वेशन, उसे सॉल्व करने से आपको फॉर्मूला मिलेगा कि जिसमें पोजीशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वो जो फॉर्मूला होगा उसको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी और फिर उसको इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और प्रोबेबिलिटी वो चीज़ है जो कि एक्सपेरिमेंट से चेक हो सकती है। कैसे चेक होगी, ये नेक्स्ट लेक्चर का काम है। तो अगर प्रोबेबिलिटी तक हम पहुंच जाएं तो ये कंप्लीट स्कीम बन गई क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्या ये कंप्लीट स्कीम है कि नहीं है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें कहें कि अगर ये कंप्लीट स्कीम है तो ये है क्या। अच्छा, ये ऐसे है कि इससे पहले मैंने कहा था कि आपको डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करेगी। अब पोजीशन पर डिपेंड करने का मतलब है, अगर आप इस प्लेन पोजीशन को इस प्लेन में लें तो प्लेन में इधर एक्स है इधर वाई है, तो इसका मतलब पोजीशन पर डिपेंड करने का मतलब है एक्स और वाई पर डिपेंड करने का का फॉर्मूला। अच्छा, और डिपेंडेंस टी पर भी हो सकती है, लेकिन टाइम पर भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये एक तस्वीर जो है ना, ये एक ली गई है अगर एक ख़ास टाइम पर। तो यहाँ टॉपिक सिर्फ ये है कि एक्स जिसको आप हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं उसमें, और अगर वाई जिसको वर्टिकल लें, अगर ये चेंज हों तो चेंजेस कैसे होंगी, पोजीशन डिपेंडेंस कैसे होगी किसी भी क्वांटिटी में। बाद में दो स्लाइड के बाद मुझे बताना है कि वो जो क्वांटिटी है वो फिजिक्स में क्या है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी क्वांटिटी होती है। लेकिन फिलहाल ये और अगली स्लाइड मैथमेटिक्स है कि पोजीशन डिपेंडेंस कैसे हासिल की जाती है। अच्छा, उसमें यह है कि देखिए, अगर इधर एक्स में चेंज है तो ये डेल्टा एक्स है जिसको आप डिफरेंशियल कह सकते, डिफरेंशियल बन जाता है ख़ास लिमिट में कि जब ये इन्फाइनेटेसिमल हो। ये इन्फाइनेटेसिमल जो होते हैं, बहुत सारे इन्फाइनेटेसिमल से मिलकर हम फाइनाइट क्वांटिटी बना सकते हैं। अब अगर ये भी डिफरेंशियल हो और ये भी डिफरेंशियल हो और टी भी डिफरेंशियल हो, तो डिफरेंशियल को रिलेट करना, पहले इसका मैथमेटिक्स सीख लें, इसको फिजिक्स बाद में अप्लाई कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल मैं फिजिक्स से ही लूँगा, लेकिन मकसद मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल को रिलेट करना है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स की मिसाल आपके लिए समझना शायद ये तसव्वुर करना ज़्यादा आसान और आपके लिए समझना आसान हो कि ये चीज़ असल में भी होती है। और वो ये है कि अगर आप एक रस्सी है वाइब्रेट कर रही है तो उसके किसी ख़ास हिस्से को देखें तो उसमें जो ये, क्योंकि रस्सी आम जिंदगी का पार्ट है, तो यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ से क्लासिकल मैकेनिक्स से भी मालूम कर सकते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक रस्सी का ख़ास पार्ट है, तो उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर जो फोर्स होगी, इसके दो फोर्सेज हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और उनका ये जो नेट फोर्स है ये न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक मैथ इंटू एक्सेलरेशन होगा। अब इस वक्त जो है ना, इस चीज़ से हमने असल में मैथमेटिक्स सीखना है, और उसमें यह है कि एक्सेलरेशन तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इसमें दो दफ़ा आ रहा है, तो अभी डिफरेंशियल का जिक्र मैंने किया था। अब है पोजीशन डिफरेंशियल। पोजीशन डिफरेंशियल ऐसे पोजीशन के, इसमें एक ये है कि यहाँ क्योंकि आपने, अगर आप वर्टिकल फोर्स की बात करें तो आपको फोर्स के कंपोनेंट लेने होंगे। अब कंपोनेंट का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ये जो एंगल्स हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट्स या साइन होंगे। स्मॉल एंगल के लिए ये तकरीबन टेंजेंट लेना या साइन लेना एक ही बात है। और टेंजेंट एक स्लोप है
और स्लोप भी एक चेंज है, चेंजेस की रेशो है। तो एक तो रेट ऑफ चेंज हो गया कंपोनेंट्स की वजह से, और एक ये क्योंकि आप दो डिफरेंट जगहों पर ले रहे हैं तो ये एक चेंज हो गया। तो चेंज की चेंज, ये पोजीशन में सेकंड चेंज आ गई, तो ये पोजीशन में सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव पोजीशन के लिहाज से, सेकंड डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इसके सोल्यूशन ये है कि या तो आप साइन ले लें, साइन को भी दो दफ़ा डिफरेंशिएट करें, तो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, दोबारा करेंगे दोबारा साइन, या ई पावर आयोटा करेंगे, ई पावर आयोटा तो एक डेरिवेटिव से भी, लेकिन दो डेरिवेटिव से ये चेंज नहीं होगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और ये जो सोल्यूशन है इसमें अगर टाइम का भी जिक्र है तो मैं इसकी आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। और वो ऐसे कि ये वेव है, ये स्ट्रिंग जो है ये मूव कर रही है। अच्छा, अब आए फिजिक्स पर कि डॉट है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अगर लाइट्स की वजह से डॉट से हैं तो वो पार्टिकल होगा फोटॉन। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि डॉट्स फोटॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं? मैंने जिक्र इलेक्ट्रॉन का किया था, अब मैंने फोटॉन का कर दिया। आपको दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए, और तरीका ये है कि जो डॉट है आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें। अगर डॉट जो है उसका इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो है और उसका रेस्ट मास ज़ीरो है तो उसका मतलब है वो फोटॉन की वजह से है। और फोटॉन लाइट पार्टिकल है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन जो होती है वो मैक्सवेल इक्वेशन होती है। अब पिछली स्लाइड वाली इक्वेशन नहीं होगी, वो कहलाती थी क्लासिकल वेव इक्वेशन। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में है मैक्सवेल वेव इक्वेशन। यहाँ भी वही सेकंड टाइम डेरिवेटिव है और सेकंड पोजीशन डेरिवेटिव है, लेकिन वजह स्ट्रिंग के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, वजह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ लॉज हैं, उनमें से फेराडेज लॉ कहता है कि जो है ई का कर्ल जो है ना वो पोजीशन में चेंज है, जो ई का कर्ल है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से होता है। तो अभी देखें ये पोजीशन में चेंज भी आ गई, टाइम में चेंज भी आ गई। फिर एम्पियर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल का जिक्र है इन पोजीशन के चेंज का, और फिर वो जो है ना प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के चेंज के। ये दूसरी बात मैक्सवेल ने की थी और हो सकता है ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना पता, और इसको मैंने एक ऑप्शनल टॉपिक के तौर पर कहा हुआ है। अब अगर ये इक्वेशन है इसमें, अब ये जो पहली वाली इक्वेशन में इसमें अगर आप दोनों साइड का पोजीशन चेंज लें, यानी पोजीशन इधर क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज का पोजीशन चेंज, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स पोजीशन है। अब यही पोजीशन चेंज होगी बी की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो पोजीशन चेंज होगी वो टाइम की, इलेक्ट्रिक फील्ड की टाइम चेंज से रिलेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दफ़ा टाइम रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें भी देखें, पहले जो पिछली दो स्लाइड पहले जो थी उसमें न्यूटन सेकंड लॉ से ड्राइव हुआ था, एक फोर्सेस से, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से, लेकिन मैथमेटिकली ये वही है, सेकंड पोजीशन डेरिवेटिव एंड सेकंड टाइम डेरिवेटिव। और इस तरह से ही आप ये तरतीब को बदल लें तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी आप ये चीज़ें कह सकते हैं। इक्वेशन वही हैं मैथमेटिकली, तो सोल्यूशन भी वही होंगे। और इस दफ़ा देखें ये क्या हो रहा है कि फोर्सेस नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं जो एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके चेंज की वजह से, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ये एक दूसरे को चेंज करेंगे और ये सिस्टम सस्टेन करे तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोटॉन से क्या ताल्लुक है, ये क्वांटम मैथ्स का टॉपिक है। लेकिन पहले इसकी समराइज कर लें जो कुछ हमने अभी सीखा इस वीडियो में, वो ये है कि अगर डॉट की प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, रेस्ट मास जीरो है, तो फोटॉन होगा, और वेव इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मैक्सवेल इक्वेशन होगी, और जो सोल्यूशन हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गए। अच्छा, और अगर जो डॉट है इसके ऊपर जो सर्किट, जिसके साथ जो सर्किट है वो सर्किट रिपोर्ट करे कि इस डॉट की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज डिपॉजिट हुआ प्लेट में, और मैथ है ये आप पहचानते होंगे ये मैथ किसका है, तो ये जो डॉट्स होंगे हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं। अब इनकी जो इक्वेशन है ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये कोर्स में बाद में है,
कई बाद में 10 शायद स्लाइड बाद में हो, ठीक है, मिडल के करीब कोर्स में है। और इनका जो सोल्यूशन है वो क्या कहते हैं, साई। ये वेव फंक्शन के लिए ज़्यादा ये लेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन आपको पता चल गए। अब आए जो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डॉट्स कहाँ कितने होंगे, इस पर आए। अब डॉट्स कहाँ कितने होंगे, ये जो ये हैं पोजीशन के साथ चेंजेस, और ये हैं पोजीशन के साथ प्रोबेबिलिटी में चेंजेस, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। एक मसला पिछले स्लाइड के साथ ये है कि उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की जिक्र किया था, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन इससे ठीक है, हमें एक्स और वाई इन पोजीशन डिपेंडेंस तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है नेगेटिव मिले और वो कॉम्प्लेक्स मिले। लेकिन अगर मैं डॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यानी क्वांटिटी वाइज डॉट्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकती और वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। तो ये इसको ये कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव को पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसके लिए ये है कि आप एक कम्प्लेक्स नंबर को अपन में कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हैं आंसर नॉन नेगेटिव रियल हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो सकती है। तो ये और ये जो है ये जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वे फंक्शन के कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है। ये क्वांटम है, इसके जिस किताब को मैंने ज़्यादा फॉलो किया है उसके 5 पास्टुलेट में से चौथा पास्टुलेट सॉरी, ये है कि वे फंक्शन को अपने कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके खुद से मल्टीप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। और जैसे मैंने कहा था, फोटॉन के लिए जो वे फंक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर से होगी, साई से नहीं होगी बल्कि ई से होगी और बी से होगी, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक जो बात रहेगी वो ये है कि क्या, अब इस सवाल का जवाब देने कि क्या पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल वेव है कि पार्टिकल है, ये बात चल रही है। और अब इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अभी जो जवाब हमने सीखा है इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चाहे फोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वेव है, लेकिन वेव क्या है, प्रोबेबिलिटी वेव है। अब इसे समझिए, वेव है लेकिन प्रोबेबिलिटी वेव और ऑर्डिनरी वेव, ये वाटर वेव पानी में जो वेव है ये ऑर्डिनरी वेव्स हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये फैलेंगी और अगर इसके चौथे हिस्से पर डिटेक्टर लगाएं जैसे ये है, तो एनर्जी का चौथा इसमें हिस्सा पड़ेगा। लेकिन और ये चीज़ पानी के लिए ठीक है, आम जिंदगी की वेव के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये क्वांटम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अब ये देखें लफ्ज़ आप देखें, चाहे आपको सीखना होगा लफ्ज़, चाहे क्वांटम वेव कहें चाहे पार्टिकल कहें, लेकिन असल जो चीज़ है वो आपको इस कोर्स में सीखना होगी, ठीक है। वो ये कि जब डॉट पड़ेगा ना, तो डॉट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया या मैस हो गया, वो डिवाइड नहीं होंगी। या एनर्जी डिवाइड जरूर होगी और वाटर वेव में, लेकिन डॉट की प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी अगर डॉट इलेक्ट्रॉन या फोटॉन की वजह से है। लेकिन क्या डिवाइड होगा, प्रोबेबिलिटी डिवाइड होगी, क्योंकि वेव प्रोबेबिलिटी लेके जा रही है। अगर वेव का चौथा हिस्सा होगा तो अब मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, अगर डिटेक्टर आपने चौथे हिस्से पर लगाया है और यहाँ से सोर्स निकला है और ये प्रोबेबिलिटी वेव है, तो प्रोबेबिलिटी वेव का चौथा हिस्सा होगा। और प्रोबेबिलिटी वेव का चौथा होने का मतलब है कि 25% प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये जब मैंने 25 प्रोबेबिलिटी का है, तो प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, जबकि अभी तक मैं बात करता रहा हूँ एक्स और वाई की डिपेंडेंस की, यानी पोजीशन के फंक्शन की। तो पोजीशन के फंक्शन को नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है, ठीक है। और वो ये है कि ये जो नंबर है, अगर पहले आप इस केस से शुरू करें कि अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको मैंने कहा ना एक्स और वाई का फंक्शन है, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी एक नंबर, लेंथ भी एक नंबर है, तो ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई। लेकिन अगर ये वेरिएबल है, और ये लेक्चर के पहले आधे हिस्से में यही बात होती रही है कि एक्स वाई, बल्कि टी का भी जिक्र किया था, एक्स वाई और टी का फंक्शन है, तो फिर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इंटेग्रल बन जाएगी, ठीक है। और उसमें ये होगा कि
अगर डिटेक्टर ए से बी के दौरान पड़ा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होगी ए से बी होगी। ये वेव फंक्शन आप डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से फाइंड करें। अब ये कंप्लीट स्कीम होगी। देखें क्या है स्कीम, क्या है, पहले आप डॉट को देखें उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर डॉट की प्रॉपर्टीज आपको बताती हैं कि डॉट फोटॉन की वजह से है तो यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर डॉट की प्रॉपर्टी बताती हैं कि चार्ज नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो यह श्रोडिंगर इक्वेशन का सलूशन होगा। जो भी सलूशन, तो इसकी मुकम्मल स्कीम ये है। डॉट की पहले आप डॉट को पहचाने स्टेप 1, फिर आप फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को चूज करें स्टेप 2, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें स्टेप 3, और फिर ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और फिर इंटीग्रेट करें स्टेप 4। अब प्रोबेबिलिटी मिल गई, और ये प्रोबेबिलिटी है, ये इसकी लिमिट्स क्या होंगी ये भी आपको डिटेक्टर बता देगा। और प्रोबेबिलिटी ये एक मेजरेबल नंबर है। ये नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कि ये मेजर कैसे होती है। तो अगर एक प्रिडिक्शन कर दी तो कंप्लीट स्कीम हो गई। और ये जो इसकी जो सिर्फ ख़त्म करने से पहले, कंक्लूजन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थंबनेल है इस वीडियो का वो क्या है। वो इस केस में है कि अगर आपका डिटेक्टर जो है ना वो 2 डायमेंशन पड़ा है, एक्स में भी वाई में भी, तो फिर आपका जो इंटेग्रल होगा ये डबल इंटेग्रल होगा। पर प्रोबेबिलिटी जब स्कीम मुकम्मल होगी स्टेप जो चौथा स्टेप वही रहेगा जो मैंने कहा है, सिर्फ ये इंटीग्रेशन का डबल स्टेप हो जाएगा। और पहले 3 तो मैंने बता दिया आपने, मैं रिपीट फिर कर देता हूँ। आप डॉट से चूज़ करें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप 1, फिर डिफरेंशियल को सॉल्व करें, फिर उसके बाद उससे को इंटीग्रेट करें तो प्रोबेबिलिटी मिल गई। और प्रोबेबिलिटी मेजरेबल क्वांटिटी है तो आपको प्रिडिक्शन भी आपने कर दी और क्वांटम मैथ्स की मदद से कर दी। तो अपेरेंटली ये कंप्लीट स्कीम है। अब ये सचमुच कंप्लीट स्कीम है कि नहीं है ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल एक सवाल अगर आप इसको डिस्कस करें तो कम से कम एक डिस्कशन की बुनियाद बन जाएगी कि क्या ये कंप्लीट स्कीम है कि नहीं है। लेकिन ये जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में फौरी तौर पर सिर्फ यही है कि प्रोबेबिलिटी मेजर कैसे करनी है। ये सवाल है मुकम्मल है कि नहीं, ये असल में लेक्चर नंबर 4 या 5 में है। अच्छा, इस लेक्चर की समरी ये है, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था और शायद मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ 4 स्टेप्स क्या हैं कंप्लीट स्कीम के। ये स्कीम कंप्लीट है कि नहीं है ये मैं आपको वादे कर देता हूँ कि ये भी लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है, 5 और 6 में, कि ये कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल है क्या इसे समझें। और ये मैंने ये पहले भी रिपीट किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो ये है कि पहले आप डॉट की प्रॉपर्टीज देखें। डॉट की प्रॉपर्टीज आपको बता दें कि फोटोन है कि इलेक्ट्रॉन है। अगर फोटोन है तो मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करें, और इलेक्ट्रॉन है तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें। जो कुछ सॉल्व करें उसका स्क्वायर करें, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और ये कंप्लीट स्कीम शायद है फिलहाल यहाँ तक की। और अगले लेक्चर में बात, अब फिलहाल हम इससे शुरू करेंगे कि प्रोबेबिलिटी मेजर कैसे की जा सकती है, सो दैट इसे हम कह सकें कि ये साइंस है। फिर ये जो सवाल है कंप्लीट है कि नहीं, ये उससे अगले में है। ठीक है, तो उम्मीद है आप नेक्स्ट लेक्चर ये और उससे अगले इनमें भी शामिल होंगे।